नमस्कार साथियों, अगर आप कोई कंपनी है और आप किसी को शेयर होल्डर बना रहे हैं तो सबसे पहली बात बता दूं, शेयर होल्डर बनाने से पहले क्या सोचना पड़ेगा। सबसे पहला चीज ये सोचना पड़ेगा कि आप अपना कंट्रोल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इसका मतलब अगर आप किसी को शेयर देते हो तो कहीं ना कहीं बिजनेस की ओनरशिप देते हो। अब ओनरशिप देते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर चीज लिखा पढ़ी में हो। लिखा पढ़ी में अगर करना है तो फिर आपको एक स्पेशल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। तो दोस्तों आज शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है अगर आप किसी को शेयर होल्डर बनाते हो। केवल एक फॉर्म भर दिया, एमसीए में फाइलिंग कर दी तो आपने सोचा कि मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन कौन से दिन कौन सा व्यक्ति क्या क्लेम करने वाला है आपको पता ही नहीं। आपकी कंपनी भी स्टेक में आ सकती है और अगर आप इन्वेस्टर हो और किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो सकता है आपका हक मारा जाए। इसका मतलब शेयर होल्डर एग्रीमेंट तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट होता क्या है, उससे क्या फायदा होता है, पर्पस क्या है, कौन से क्लॉज होते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जानना चाहोगे ये सब? दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपके बिजनेस को पावरफुल भी बनाऊंगा। आपके बिजनेस में कोई भी शेयर होल्डर अगर बनेगा तो फिर मजे से आएगा। और एज ए शेयर होल्डर अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो किसी कंपनी के साथ तो भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ये वीडियो दोनों पक्षों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट होता क्या है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट वो है जिसमें कंपनी के साथ में शेयर होल्डर का एग्रीमेंट होता है, जिसमें राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें लिखी होती है बेसिकली, राइट। तो पर्पस क्या होता है ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट का? सबसे पहला पर्पस होता है कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना? कंपनी के भी और शेयर होल्डर के भी। इसका मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, वो कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाह रहा है तो उसका भी राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और कंपनी के अंदर में अगर कोई आ रहा है तो कंपनी को डिस्टर्ब ना करे और कंपनी में कोई भी गलत काम ना हो और कंपनी कोई भी क्लॉज जो पहले एक्चुअली डिस्कशन हुआ है उसी पे काम हो रहा है, उसी तरीके से काम हो रहा है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी ये राइट प्रोटेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। दूसरा पर्पस ये है कि टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। इसका मतलब आपस में कभी झगड़ा ना हो शेयर होल्डर में और कंपनी में। ये चीज भी देखना शेयर होल्डर एग्रीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। एक और तीसरा पर्पस है कि स्मूथ डिसीजन मेकिंग और एग्जिट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। वो पॉसिबल तभी है जब आपने शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाया होगा तो उसमें अगर किसी को निकलना है तो कैसे निकलेगा, अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो उसमें उसका हाथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी लिखा रहेगा। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाते समय। सबसे पहला शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर। इसका मतलब है अभी चाहो तो उसमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर लिख लो कि अभी के प्रेजेंट शेयर होल्डर्स ये थे, जिसमें नए शेयर होल्डर ये ऐड होंगे और उसके बाद में रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद, नए के ऐड होने के बाद में कौन कौन से शेयर होल्डर फाइनली बचेंगे, उनका नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेगा और परसेंटेज ऑफ शेयर्स पूरी कंपनी में क्या रहेगा, ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर सबको दिख जाए। शेयर होल्डर एग्रीमेंट में पहला क्लॉज शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर ही है। दूसरा क्लॉज है कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड फंडिंग। इसका मतलब है हर शेयर होल्डर कितना पैसे तक ला सकता है, कितना फंडिंग मैक्सिमम किया जा सकता है और अगर फंडिंग कर रहा है तो कैपिटल लाने का रूल क्या है, ये लिखा रहना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज है मैनेजमेंट एंड वोटिंग राइट्स। इसका मतलब है अगर आप किसी को शेयर होल्डर बना रहे हो तो क्या उसको मैनेजमेंट में काम करने दोगे, क्या उसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल है, क्या कोई वोटिंग में रोल है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वोटिंग में रोल है, क्या कंपनी के शेयर होल्डर की जब मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसमें रोल है, कहां रोल है, इस चीज को भी क्लियर करना है हमारे इस एग्रीमेंट में। चौथा चीज है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है शेयर होल्डर को क्या हम लोग केवल डिविडेंड देने वाले हैं या फिर किसी और तरीके से कोई बेनिफिट देने वाले हैं। बेनिफिट देने वाले तो क्या डायरेक्टली कंपनी उसको बेनिफिट देगा या कैसे हम लोग उसको पैसे देने वाले हैं, किस तरीके से बेनिफिट देने वाले हैं, वो क्यों हमसे जुड़ा हुआ है, वो सारा चीज लिखा रहेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया। पांचवा चीज है ट्रांसफर और एग्जिट क्लॉज। अगर कोई आपके कंपनी में शेयर होल्डर बन रहा है तो उसको अपना शेयर ट्रांसफर करने का क्या डायरेक्टली अधिकार होगा या फिर उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही बेचना पड़ेगा, बेचेगा तो कौन से टर्म्स में बेचेगा। और अगर ये टर्म्स क्लियर है कि भाई ट्रांसफर किया जा सकता है किसी और को, तो फिर इसके अलावा एक और चीज चेक करना पड़ेगा, एग्जिट अगर किसी को करना है तो एग्जिट का क्लॉज क्या है। शेयर होल्डर में ट्रांसफर और एग्जिट क्लॉज दोनों होना चाहिए। छठवां पॉइंट है नॉन कम्पीट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि हमने अभी जो कंपनी बनाई है, सपोज मैंने और आपने बनाई है, राइट, हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई और ये कंपनी में हम लोगों ने बहुत सारे स्पेशल आइडियाज लगाए, वो आइडियाज पब्लिक के पास में है ही नहीं। कल आपका और मेरा झगड़ा हो गया और आपने बोला कि सर मैं तो एग्जिट करना चाहता हूं। अगर आपने एग्जिट कर लिया तो आप किसी कॉम्पिटिटर के साथ मिल गए या आइडिया किसी और को दे दिया, तो या तो वो दूसरा बंदा प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाकर हमसे कॉम्पीट करने लग जाएगा जो कि हमारा मेन पावर था, और हमने हो सकता है ब्रांड बनाया सिमिलर
काम कोई और करने लग जाए तो आज जो हम लोग 5 साल में जो प्रॉफिट कमा सकते थे अब वो नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने जाकर लीक कर दिया तो फिर क्या होगा, नॉन कम्पीट का क्लॉज रहेगा कि भैया अगर आप एग्जिट करने वाले हो तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और के साथ जुड़ नहीं सकते। आइडियाज आपने किसी और को देने नहीं है। हमारी कंपनी का कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन किसी और के पास में नहीं जाना चाहिए किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आप हमारे कंपटीशन में किसी को ना खड़ा करेंगे ना खुद खड़े होंगे आने वाले 3 साल 4 साल 2 साल जितना भी पीरियड है। तो नॉन कम्पीट का क्लॉज भी उसमें क्लियर होना चाहिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट में। 7वां इंपॉर्टेंट चीज है डेडलॉक रिजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का जो वोटिंग है वो वोटिंग करने के बाद भी मेजॉरिटी नहीं बन पाता। अगर मेजॉरिटी नहीं बन पाए तो क्या करेंगे, तो फिर उस समय मीडिएशन या आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालना पड़ता है कि कहीं पर भी अगर एक मतता नहीं आती कंपनी के साथ में तो किसको मीडिएटर बनाओगे या आर्बिट्रेटर कौन रहेगा जो मध्यस्थता करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डेडलॉक मतलब ऐसा स्थिति जिसमें निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, वैसी स्थिति को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जाएंगे ये भी शेयर होल्डर एग्रीमेंट में होना चाहिए। 8वां है एग्जिट टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आप इन्वेस्टर्स को लेकर आए हो, शेयर होल्डर बनाना चाह रहे हो तो एग्जिट टाइमलाइन क्या है, कितने पीरियड तक उनको शेयर बेचने का अधिकार नहीं, किसके बाद में वो शेयर बेच सकते हैं या फिर आईपीओ में बेच पाएंगे, कब कर पाएंगे एग्जिट, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट के 8 सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैंने आज आपको बताई है। अगर आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट अपने कंपनी के लिए बनाना है तो फिर एक्सक्लूसिव और बहुत सारे पॉइंट्स आपके फेवर के रख कर एज ए इन्वेस्टर या एज ए कंपनी आपको चाहिए तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट जबरदस्त बना कर देंगे, आपको पावरफुल बनाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी खुद बना रहे हो तो जो पॉइंट मैंने बताए ये पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बने। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।